revolving around our objectives. So we're going to define visual acuity and discuss clinical methods for its determination. ठीक है. Describe depth perception, moving parallax and binocular vision. ये एक चीज़ है बस जो थोड़ी सी समझने की है और इंशाल्लाह वो हम आज आधे घंटे के बाद it will be in our pocket इंशाल्लाह. Discuss myopia, hyperopia, astigmatism and keratoconus with their corrections. तो ये सारे errors of refraction है जो हम करने वाले हैं. तो ये दो बेसिकली हमारे टॉपिक हैं, विजुअल एक्यूटी और दूसरा errors of refraction. Visual acuity is the degree to which the detail and contours of objects are perceived. मतलब क्या हुआ इसका कि कितनी शार्पली हम चीज़ों को देख सकते हैं, कितनी उसकी डिटेल्स हम देख सकते हैं, necessary details. ठीक है, it should be sharp and it should be clear. It is usually defined in terms of the shortest distance by which two lines can be separated and still be perceived as two lines. यानी अगर दूर चले जाएंगे हम तो वो दो लाइन जो है आगे जाके एक और उसके बाद वैनिश हो जाएंगी, लेकिन जब जितनी नज़दीक से हम देख रहे हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो दो को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. Clinically, visual acuity is often determined by the use of the Snellen's letter charts. आपने देखे होंगे, हमारी लैब में भी लगे हुए हैं Snellen's chart. ठीक है, और इसको हम व्यू कहाँ से करते हैं, डिस्टेंस ऑफ 20 फीट और 6 मीटर. ये 6 मीटर की फिगर कहाँ से आई है, कैन एनी? अच्छा चलो, ये हमने अपनी पिछली प्रेजेंटेशन में बताया था कि 6 मीटर या 20 फीट की क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, तो अभी इसको दोबारा बार बार नहीं करके उसकी वजह से लेंथी हो जाती है प्रेजेंटेशन. ओके, स्नेलन चार्ट क्या है? आपने देखा ये चार्ट है जिसके ऊपर न्यूमरेटर्स होते हैं और जिसकी फ्रैक्शन 20 है और डिस्टेंस एट विच द सब्जेक्ट रीड्स द चार्ट, यानी 6 मीटर के फासले से या 20 फीट के फासले से खड़े होकर सब्जेक्ट जो है इस चार्ट को रीड करता है. और इसमें डिनोमिनेटर्स क्या है? द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ट एट विच अ नॉर्मल इंडिविजुअल कैन रीड द स्मॉलेस्ट लाइन. ठीक है, नॉर्मल विजुअल एक्यूटी इज 20/20 और 6/6. 6/6 in metric terms, 6 meter by 6 meter, 20/20 in foot. So 20 is actually 20 feet or 6 is actually 6 meters. So it should be defined as 20/20 or by 6/6. अब देखो ये स्टाइल चार्ट में एक हमें सबसे बड़ा ऊपर एक लेटर नजर आ रहा है E. ठीक है, इसके आगे लिखा 1. This is we are reading distance is fixed, that is 20 feet or 6 meters. ठीक है, और जो हम पढ़ रहे हैं इसकी मैग्निफिकेशन क्या है 200. फिर दूसरे पे FP 20/100. तीसरे पे क्या है 20/70. चौथे पे क्या है 20/50 और फिर 20/40, 20/30 और ये सातवां जो है 20/25 और आठवां जो है ये है 20/20. तो अ नॉर्मल emetropic eye which is normal, which can normally perceive, जिसके ligament, lens system सब चीजें ठीक है, that can read up to this line जिसके नीचे ये red line लगी हुई है DEFPOTEC. I don't know, I am sitting too close, I can read it clearly, लेकिन मुझे नहीं पता 6 मीटर के फासले से कितने लोग इसको पढ़. आज हमारा टॉपिक ही यही है कि ये जो हम स्नेलन चार्ट से विजुअल एक्यूटी एनालाइज करते हैं उसके बाद जो हम खराबी फिर हम उसकी करेक्शन कैसे करें उसको, वो दैट इज द अदर पार्ट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन. देखो ये क्लिनिकल मेथड, सब्जेक्ट विद 20/15 विजुअल एक्यूटी हैज बेटर देन नॉर्मल विजन. इट्स नॉट फार साइटेड, मतलब इट कैन सी बियॉन्ड दैट लाइन. ये जो रेड लाइन हमने लगाई हुई है 8, इससे भी नीचे वो देख सकता है ना 20 मीटर के डिफरेंस से. ठीक है, ये दिस इज इफ वी एक्सट्रापोलेट दिस इज गोइंग टू बी 20/15. तो इट कैन सी बियॉन्ड दिस लाइन हियर. तो ये इसका मतलब इसकी जो विजन है वो इज मच बेटर देन द नॉर्मल, यानी नॉर्मल जो 6/6 या 20/20 है उससे बेहतर है इसकी 20/15. और उसी की जगह अगर हम देखें कि एक आदमी है जो 20/100 देख रहा है, अब 100 इज दिस इज अ बिग लेटर, उसके नीचे उसको नजर ही नहीं आ रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये है सब नॉर्मल विजन. इस सब नॉर्मल मीन ये जितना उसको देखना चाहिए उतना नहीं देख रहा है. तो डेप्थ परसेप्शन क्या होती है? डेप्थ परसेप्शन इज डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई इज नोन एज डेप्थ परसेप्शन. अब इसके ऊपर हम इतना क्या स्ट्रेस दे रहे हैं कि कितनी दूर तक भाई आंख देख सकती है डेप्थ परसेप्शन.
लेकिन चलो सोचो ऐसे, अगर हम गाड़ी में बैठे जा रहे हैं 100 किलोमीटर की स्पीड से, और हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हैं हम गर्दन घुमा के उनको देख रहे हैं, तो अब आप देखो कितनी तेजी से वो व्यू चेंज होता है, कितनी तेजी से। तो उस वक्त हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि डेप्थ परसेप्शन क्या है व्हेन देयर आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स, वी आर सिटिंग इन ए मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा चलो हम स्टेशनरी हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारी तरफ आ रहे हैं, मूव हो रहे हैं, तो अब हम जो है उससे इन रेफरेंस टू दैट जो स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डेप्थ परसेप्शन कैसे करेंगे। तो इसमें डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व हैं। डेप्थ परसेप्शन बेसिकली मींस डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई, बस इसका ये मतलब है। लेकिन when things are moving, when objects are moving, when we ourselves are moving, this depth of perception या depth perception becomes very important to ascertain, और उसमें different factors involved हैं। आज हमारा टेक होम मैसेज यही है, वो different factors जो है उनकी हम बात करेंगे। वो कौन से हैं? Sizes of the images of known objects on the retina। तीन तरीके होते हैं ना, कि एक तो आप जो इमेजेस हम देख रहे हैं उनके साइजेस आप एसरटेन कर लें। अब उस साइज को एसरटेन करने के लिए हमारे दिमाग में कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। सपोजिंग एक बस आ रही है तो हमें पता है कि बस का ये साइज होता है, या एज कम्पेयर टू दैट एक कार आ रही है, सीडान कार, तो हमें पता है इसका साइज ये होता है, या एक एसयूवी आ रही है तो हमें पता है इसका साइज ये होता है। तो साइजेस ऑफ द इमेजेस ऑफ नोन ऑब्जेक्ट्स ऑन द रेटिना। फिर जो फेनोमेना ऑफ मूविंग पैरेलैक्स, यू नो मूविंग पैरेलैक्स, जो जो हमारी बीम ऑफ लाइट हमारी आई में एंटर हो रही है और जो थिंग्स आर मूविंग, तो वो कैसे अल्टर करती है वो, ये मूविंग पैरालैक्स, इसकी भी अब हम थोड़ी सी बात करेंगे कि मूविंग पैरालैक्स का फेनोमेना क्या होता है। एंड फेनोमेना ऑफ स्टीरियोप्सिस या बाइनोकुलर विजन। बाइनोकुलर विजन और स्टीरियो में छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, आज हम उसकी भी बात करेंगे। तो डेप्थ परसेप्शन में जो तीन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कौन से हैं जी? साइजेस ऑफ द इमेजेस ऑफ नोन ऑब्जेक्ट्स, phenomena of moving parallax, stereopsis and binocular vision। आज हम ये सब की इन तीनों की बात करने वाले हैं। I hope I am not going too fast। इसमें हमें हैंडीकैप इस तरह की प्रेजेंटेशन ये हो रहा है कि हम आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जैसे क्लास में कर लेते हैं। Let's talk about parallax। Parallax is the difference in the angular position of two stationary points related to each other from different viewing position। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जो ताजमहल है इसे वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और बिल्कुल इतनी सिमेट्रिकल इमारत है वो, अगर आप थोड़ा सा साइड से खड़े होकर देखें तो टेढ़ा नजर आता है, अगर दूसरी साइड से खड़े होकर देखें तो फिर टेढ़ा लगता है। तो आगे है यार ये क्या हम देखने आए इतनी दूर से ताजमहल इसको, लेकिन अगर आप बिल्कुल सामने इन लाइन खड़े होकर उसको देखें तो इट्स परफेक्टली सिमेट्रिकल। और उसको ऑगमेंट करने के लिए एक राइट पे इमारत बनी हुई है रेड कलर की, एक लेफ्ट पे बनी हुई है जो कभी भी कोई भी नहीं दिखाता। तो कहने का मतलब ये है कि जो दो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं डिफरेंट व्यूइंग पोजीशन से, दे विल बी डिफरेंट। तो अभी हम उसकी और भी बात करेंगे। अब जब एक ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है, सपोजिंग वन ऑब्जर्वर हु इज सीइंग द थिंग, द अपरेंट रिलेटिव मोशन ऑफ several stationary objects against a background gives hints about their relative distance. If information about the direction and velocity of movement is known, motion parallax can provide absolute depth information। लेकिन इसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो velocity of movement और दूसरा about the direction, कि डायरेक्शन क्या है उसकी। ठीक है, अगर डायरेक्शन भी मूव कर रही है और velocity भी मूव कर रही है तो फिर मोशन पैरालैक्स जो है उसको उसको मतलब इन डेप्थ एनालाइज करना मुश्किल है थोड़ा सा। तो देखो अब ये जो मैं कह रहा था कि मूविंग पैरालैक्स क्या होता है, अब देखो एक यहाँ पर आप देखो ऊपर जो व्यू पॉइंट ए जो है, अब एक आई यहाँ से देख रही है, और अब ये देखो कि ये बीच में ये ऑब्जेक्ट है और ये डिस्टेंट बैकग्राउंड है, अभी जो मैंने आपको ताजमहल की एग्जांपल दी थी। अब जब आप देखोगे कि ये जो व्यू पॉइंट ए से जब आप ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट देख रहे हो इन ए डिस्टेंट बैकग्राउंड, तो ये आपको इमेज यहाँ ये ब्लू बॉक्स के अंदर नजर आ रही है, ये डॉटेड लाइन ये दिखा। और व्यू पॉइंट बी से अगर आप खड़े होके इसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखोगे, तो अब आपकी देखो हमने कहा था जो पैरेलल या परपेंडिकुलर रेज है ना, दे विल गो अनचेंज।
दे विल नॉट बेंड, दे विल गो स्ट्रेट। तो अब ये कौन सी बैकग्राउंड, ये रेड बैकग्राउंड के ऊपर आके इम्पोज हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर व्यूअर जो है उसकी पोजीशन चेंज होगी तो जो स्टेशनरी हम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं उसकी बैकग्राउंड भी चेंज होगी। दिस इज व्हाट इज द मूविंग पैरालैक्स। जब मूव कर रहे हैं तो फिर ये इस तरह से जो स्टेडी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी पोजीशन इस तरह से चेंज होती है। इसको क्या कहते हैं, मूविंग पैरालैक्स। अच्छा, स्टीरियोसिस क्या होता है? बाइनोकुलर विजन भी बहुत से लोग इसका है, बट देयर इज लिटिल डिफरेंस बिटवीन द टू। Binocular vision is the coordinated use of the two eyes in order to produce a single unified image. हमने देखा था ना एडिंगर, सुबह एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से जो इफरेंट पाथवेज चलते हैं वो दोनों आईज में आके रिले होते हैं। यही बाइनोकुलर विजन है कि एक ऑब्जेक्ट, लाइट डाली एक आंख में और फिर दोनों आंखें उसको देख रही हैं, ठीक है। तो बाइनोकुलर विजन इज द कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ द टू आईज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ सिंगल यूनिफाइड इमेज, यानी एक ऑब्जेक्ट को हम दोनों आंखों से देख रहे हैं। स्टीरियोप्सिस इज द परसेप्शन ऑफ डेप्थ produced by the reception in the brain of visual stimuli from both eyes in combination. तो अब कम्बिनेशन किस चीज का है जी? एक तो बाइनोकुलर विजन का कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन ऑफ बाइनोकुलर विजन मींस यूज ऑफ बोथ द आईज टू सी अ यूनिफाइड इमेज, और परसेप्शन ऑफ डेप्थ, कि परसेप्शन ये कितनी दूर है, वो जो सिंगल ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर है। तो दोनों चीज़ों का, बाइनोकुलर विजन और स्टीरियोप्सिस, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ both the eyes to see one object or unified image, that is binocular vision, or stereopsis is the perception of depth produced by the reception in the brain of visual stimuli from both eyes in combination. यानी जो दोनों आंखें दिखा रही हैं वो ब्रेन उसको जो है किस तरह से रिसीव कर रहा है, that is stereopsis. So binocular cues include stereopsis. अब दोनों आंखें जो एक यूनिफाइड इमेज दिखा रही हैं ब्रेन को, और उसमें फिर परसेप्शन ऑफ डेप्थ भी इन्वॉल्व हो रही है। तो अब ये जो बाइनोकुलर क्यूज हैं ये इसमें स्टीरियोप्सिस भी शामिल हो गई, फिर आई कन्वर्जेंस भी शामिल हो गई, डिस्पैरिटी भी आ गई। डिस्पैरिटी यानी कितना डिस्टेंस उन दोनों के बीच में है, एंड यील्डिंग डेप्थ फ्रॉम बाइनोकुलर विजन थ्रू एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पैरालैक्स। अगर मूविंग है तो पैरालैक्स जो है उसको भी एक्सप्लॉइट करना है। तो ये तीन टर्म जो है, मूविंग पैरालैक्स, बाइनोकुलर विजन एंड स्टीरियोप्सिस, ये सारी मिला के ना आपको ये एक, ये देखो अब अगर इस पिक्चर को देखें हम तो इसमें ये जो साइड के ऊपर साइड वॉक नजर आ रही है और ये ट्रीज नजर आ रहे हैं, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वर जो है वो हमें नहीं पता मूविंग है या स्टेशनरी है। सो लेट्स अज्यूम कि ही इज स्टेशनरी, यहाँ से खड़ा होके ये पिक्चर ले रहा है। तो आप देखो कि ये कार्स जो हैं दे आर मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब जो ये पहले सबसे नज़दीक वाली गाड़ी है, अब अगर इसको इमेजिन करें फ्यू सेकेंड में गो, तो ये वहाँ पे होगी जहाँ पे वो आखिरी वाली गाड़ी खड़ी हुई है जो मूव कर रही है। तो जो साइड के ऊपर, दोनों साइड के ऊपर साइड वॉक और ट्रीज हैं, और ये बड़े खूबसूरत है, ये पिंक कलर के फ्लावर्स, ये वाइट फ्लावर्स, ठीक है। तो आप देखो कि इस कार की जो पोजीशन है यहाँ से यहाँ तक में, तो ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जो है इनकी पोजीशन जो है चेंज होगी विद रेफरेंस टू दिस मूविंग कार। तो इसके अंदर आपके सारे फेनोमेना आ रहे हैं। बाइनोकुलर विजन आ रही है, जो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी आपको दिखा रही है जो स्टेशनरी है, और ये स्टेशनरी गाड़ी है, और ये मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसमें बाइनोकुलर विजन यानी दोनों आंखें जो आपको दिखा रही हैं, हाउ द ब्रेन इज परसीविंग दैट। और फिर डेप्थ ऑफ परसेप्शन भी है इसमें। ये देखो यहाँ ये इतनी दूर आपको एक खड़ी हुई गाड़ी नजर आ रही है, ये भी आप देख रहे हो, ये ट्री वगैरह देख रहे हो, तो डेप्थ ऑफ परसेप्शन भी है इसके अंदर, ठीक है। स्टीरियोप्सिस भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करके मूविंग पैरालैक्स, अब चूंकि चीजें मूव कर रही हैं, अब सपोजिंग कि ये जो ऑब्जर्वर है ये भी मूव कर रहा है, अब वहां से वो गाड़ियां मूव कर रही हैं, ये यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये चीजें जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर कमिंग मच क्लोजर, और
वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और इसी तरह से जो गाड़ियां हैं, ये जो तीन गाड़ियां आ रही हैं चली हुई है यहाँ से नजर आ रही हैं, ये भी ज्यादा स्पीड से मूव करेंगी। तो ये दिस इज मूविंग पैरालैक्स। तो इस पिक्चर के अंदर सारी चीजें आपको नजर आ रही हैं। बाइनोकुलर विजन भी यूज कर रहे हैं, स्टीरियोप्सिस भी, बाइनो और क्या कहते हैं मूविंग पैरालैक्स, ये सारी चीजें इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ओके, I think this is the simplified whatever I have told you. I hope you understand. Just take a basic concept. ये ऐसे टॉपिक हैं जिसके ऊपर बहुत लंबी बातें भी हो सकती हैं। Now let's talk about errors of refraction. इसमें अब कुछ ऐसा मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सीधा सा है। आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत सारा आइडिया हो। नॉर्मल आई को इमेट्रोपिक आई कहते हैं, बस ये बात एक सीधी सी समझ। और इमेट्रोपिया क्या है जी, कि ये जो यहाँ से आपकी ये लाइट रेज पास कर रही हैं, दे विल फॉर्म इमेज ऑन द रेटिना, नॉट बिफोर, नॉट बियॉन्ड। ठीक है, तो अगर सिलियरी मसल्स रिलैक्स हैं तो ऑल डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर शार्प फोकस ऑन रेटिना और आल्सो द नियर ऑब्जेक्ट। तो ये सारी हमें चीजें नजर, दिस इज इमेट्रोपिया। अब देखो इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी हमें क्लियर नजर आ रहा है, इसमें ये क्लोज विजन भी हमें कलर नजर आ रही है। पिक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इस क्लोज विजन एंड इज द डिस्टेंट विजन जो हमें यहाँ पे क्लियर नजर आ रही है। इमेट्रोपिया, मैं कल भी बताया था कि इमेट्रोपिया को हम कंफ्यूज नहीं करेंगे एमेट्रोपिया के साथ। एमेट्रोपिया इज ए फेकिक आई which is not functioning। आज सुबह हम कर रहे हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स। तो अगर एमेट्रोपिक आई है यानी एफेकिक आई है, तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स क्या विल नॉट बी ऑब्जर्व। ठीक है, might be equal but it will not be reactionary to light. It may be dilated, it may be pinpoint, but in aphakic eye the pupil will not react to the light. That is what happens in aphakic eye। तो जब आप ये लाइट रिफ्लेक्स डालोगे, ये आज सुबह के हवाले से बात आ गई इसकी, तो मैं कहा इसको मैं यहीं पे आप लोगों को एग्जाम्पलीफाई कर दूं। तो ओके, तो एफेकिक आई क्या होती है जी? एक एफेकिक आई इज नॉन फंक्शनिंग आई। ठीक है, इसमें pupils आर नॉट रिएक्शनरी टू लाइट। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेड है। दैट मींस यू कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट्स but you cannot see the distant objects, or distant objects are not be seen as sharply or clearly। तो इसमें खराबी क्या है? बेसिकली जो ये देखो इमेज है, दिस इज बीइंग फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, नॉट ऑन द रेटिना। हमने कहा था जी कि इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर बननी चाहिए, ऑन द रेटिना, नॉट इन फ्रंट, नॉट बियॉन्ड। ठीक है, अब कुछ ऐसी एब्नॉर्मैलिटीज हाइपरोपिया में यही इमेज जो है ये जाके बनेगी बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो मायोपिया में द इमेज इज बीइंग फोकस्ड बिफोर द रेटिना। इसमें भी क्वांटिफिकेशन टर्म्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस, के कितनी सामने आके या कितनी दूर जाके इमेज बन रही है। अगर सिर्फ मायोपिया की बात की जाए, नियर साइटेडनेस, तो ये इमेज कहीं पे भी आके बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस और दिस डिस्टेंस। इवन इफ द लेंस इज नॉर्मल, इफ दिस आई डिस्टेंस इज मोर, अगर ये इस आंख को हम ये एक्स्ट्रापोलेट करके इतना बड़ा कर दें तो हो सकता है ये और दूर जाके बने यहाँ पे और इन फ्रंट। तो उसके फिर करेक्शन ग्लासेस जो हैं फिर उसी हिसाब से प्रिस्क्राइब किए जाते हैं पेशेंट्स को करेक्शन के लिए। ये देखो, अब इसमें आप देख रहे हो कि ये जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर शार्प, लेकिन ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ब्लरी। यू कैन सी देम एज शार्प एज यू कैन सी दी नियर ऑब्जेक्ट्स। तो नियर साइटेड का मतलब ही यही है कि नजदीक की चीजें तो क्लियर नजर आएंगी, दूर की चीजें ब्लर्ड नजर आएंगी। नियर साइटेडनेस, सी द नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट नॉट द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। अगर सिर्फ यही पिक्चर आपके एग्जाम में रह दी जाए, लेबल द एब्नॉर्मैलिटी, तो एब्नॉर्मैलिटी इज मायोपिया। ओके,
In myopia or nearsightedness, when the ciliary muscle is completely relaxed, the light rays coming from distant objects are focused in front of the retina. ये देखो, ये सामने in front हो रही है, ये normal side है, ठीक है। अब ये हमने नियर साइड जो है इसको करेक्ट कर दिया। किसको करेक्ट, किस चीज से किया हमने, किस चीज से इसको करेक्ट? देखो हमने कहा था कौन सा कन्वर्जिंग लेंस होता है, ओके हमने कहा था एक कॉनकेव लेंस होता है, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो ये कौन सा लेंस है? देखो ये इसकी हमने कहा था when the light passes from one medium to the other, तो अगर दूसरा मीडियम डेंस है तो इट विल कॉज बेंडिंग ऑफ द रेज, डेंसर इट इज द बेंडिंग इज मोर। तो ये जो है ये इसे 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 डाइवर्जेंट लेंस, ये डाइवर्ज करता है। तो जो इमेज यहाँ बन रही थी उसको इसने डाइवर्ज करके रेटिना के ऊपर भेजा, पीछे ले गया, ठीक है। दिस इज व्हाट इट इज डूइंग। अब ये देखो, अब मायोपिया में हमने फिर ये देखो पिक्चर, नियर विजन इसके लिए, दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड नियर साइटेडनेस, और डिस्टेंट विजन इज ब्लर्ड। लेकिन जब हमने इसको लेंस लगाया, डाइवर्जेंट लेंस लगाया, तो वो इमेज जो इन फ्रंट ऑफ रेटिना बन रही थी वो पीछे जाके रेटिना के ऊपर बनने लगी। सारी कैलकुलेशन नहीं है, कितनी डिस्टेंस सामने बन रही है रेटिना से, उसी पावर का लेंस लगाना पड़ेगा ताकि इमेज जो है राइट ऑन रेटिना जाके बने। तो रिफ्रैक्टिव पावर, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव पावर के लेंसेज हम यूज कर सकते हैं इसके अंदर। मैचिंग, the whole idea is to form an image right on the retina, not before, not after. अच्छा, कुछ इसमें स्टडीज हुई हैं, कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं मायोपिया के बारे में। आई थॉट आई वांटेड टू इंक्लूड दैट हियर। मायोपिया इज सेड टू बी जेनेटिक इन ओरिजिन। बहुत सारी फैमिलीज देखी होंगी, छोटे बच्चे से लेके बड़े अब्बा सबको चश्मे लगे हुए, तो इट इज सेड टू बी जेनेटिक इन ओरिजिन विदाउट एनी abnormality। फिर एक मैंने स्टडी देखी थी कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन वाज फाउंड बिटवीन स्लीपिंग इन अ लाइटेड रूम बिफोर द एज ऑफ 2 एंड द सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया। जो वो बच्चे, वो छोटे इन्फेंट जिनको रोशनियां करके सुलाया जाता है रात को इंस्टेड ऑफ लाइट, अब क्या उसकी साइंटिफिक रीजनिंग है हमें नहीं पता, बट पीपल फाउंड दिस कोरिलेशन कि जी अगर लाइटेड रूम में लाइट जला के सोया जाए बिफोर द एज ऑफ 2 तो दैट कैन रिजल्ट इनटू सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया। फिर इसके बाद एक और स्टडी थी कि इन यंग एडल्ट ह्यूमंस एक्सटेंसिव क्लोज वर्क इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज सच एज स्टडीइंग एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ मायोपिया। कहते हैं ये पढ़ पढ़ के चश्मे लग गए हैं, इस तरह से अमूमन कॉमनली घरों में इस तरह की फ्रेजेस आती हैं, पढ़ पढ़ के चश्मे लगा लिए। तो उसमें क्या होता है, हमने कल बात की थी, परसों बात की थी कि सीलियरी मसल्स आर द मोस्ट यूज्ड मसल्स। अब जितना ज्यादा आप उनको यूज करें, सम टाइम दे गेट एग्जॉस्टेड, ठीक है, सीलियरी मसल रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये इसके पीछे जो रीजनिंग है वो ये है कि जी पढ़ पढ़ के, खास तौर पे उस पढ़ाई में, ये मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ना छोड़ दो, आपको पढ़ना है तो प्रॉपरली पढ़ो, पूरा प्रॉपर डिस्टेंस आप रखें उसके साथ, अपनी बुक के साथ, और बैठ के पढ़े रादर देन लेट के या एंगल के ऊपर। आप सीधा बैठ के सामने किताब खोल के उस पर डिस्टेंस मेंटेन करके, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ये वाली नौबत नहीं आएगी, ठीक है। ओके, अच्छा मायोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं भाई, हमने कहा था जी इसमें हम डाइवर्जेंस लेंस लगाएंगे ताकि जो इमेज रेटिना के सामने आके बन रही है वो पीछे जाके बने, राइट ऑन द रेटिना, सो दैट वी कैन सी। तो इसके लिए हम बाइकॉनकेव लेंसेज यूज करते हैं। बाइकॉनकेव लेंसेज को क्या है कि दोनों सरफेसेस कॉनकेव हैं, दोनों थिन है बीच में, मिडल में। कॉन्वेक्स लेंस इज थिकर इन द मिडल,
convex lens is, concave lens is thinner in the middle. देखो इसके पीछे जो प्रिंसिपल है वो यही है कि एक लाइटर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में जाएगी लाइट रेट वो बेंड हो जाएगी. अब एक हमने कहा ये डाइवर्जेंट लेंस है, एक कन्वर्जिंग लेंस है. कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग. तो अब इनकी अपनी डायोप्टर पावर है, इनकी अपनी रिफ्रैक्टिव पावर है कि कितना जितना लेंस आप पावर उसकी ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही वो इमेज को पीछे ले जाके फेंकेगा. When we are talking about biconcave lens and vice versa for convex lens, जो हमने कहा था converging है. और तो converging lenses are used for hyperopia, जहाँ पे आपकी इमेज जो है रेटिना के पीछे जाके बन रही है तो उसको करीब लेकर आना है, तो उसके लिए हमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए. तो कहने का मतलब यही है कि ये कॉन्केव लेंस में ये देखो अब इसने क्या किया है, ये फोकल पॉइंट है आपका, ठीक है, ये फोकल लेंथ है, द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द. अब ये देखो ये जो है ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये सारी रेज जो है ये डाइवर्ज हो रही हैं. तो डाइवर्ज होने का मतलब ये है कि ये जहाँ जाके फोकस होंगी दैट विल बी बियॉन्ड द ओरिजिनल फोकल पॉइंट, या जहाँ पे फोकस हुई तो दूर जाके होंगी ताकि इमेज को रेटिना के ऊपर जाके दिखाया जाए. ओके, सो दैट वाज अबाउट मायोपिया. अब थोड़ी सी हाइपरोपिया की बात कर लेते हैं. इस फार साइटेडनेस मतलब दूर की चीजें तो क्लियर नजर आएंगी और नजदीक की चीजें जो है ब्लर्ड होंगी, ठीक है. एन आई दैट इज टू शॉर्ट, अगर आई डिस्टेंस ही शॉर्ट है तो नेचुरली लेंस जो है वो जो इमेज फॉर्म करेगा वो रेटिना के पीछे जाके बनेगी. और a cornea that is not steep enough causes hyperopia or farsightedness. इसमें हम keep saying कि जी image is focused behind the retina. Blurry होती है when looking at close objects, यानी नजदीक की चीजें sharp नहीं है लेकिन दूर की चीजें हमें clear नजर आती हैं. Young people overcome hyperopia by using their focusing muscles to make the image clear. आपने देखा होगा if you can see me clearly तो आंखों को सुकेड़ के देखते हैं ना, ऐसे अपनी आंखों को थोड़ा सा सुकेड़ लेते हैं. व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली इज दे आर यू नो ये फोकसिंग मसल जो है इनको ये अपना उससे कन्वर्ज कर रहे हैं लाइट को ना, ताकि जो पीछे जाके बन रही इमेज दिस गेट हार्डर एज दे गेट ओल्डर, जितना ज़्यादा बड़े होते जाएंगे. एंड दिस इज वन रीजन, ये इसकी वजह से बहुत से लोग स्क्विंट हो जाते हैं ना, बार बार देख देख के. वो चश्मा नहीं लगाना है, आंखें ऐसे सुकेड़ के देखो, उसके बाद जो है they become squint. That is one cause of becoming squint. अब देखो ये वही सेम पिक्चर है जो हमने पहले मायोपिया में. यहाँ पे क्या हो गया कि ये देखो ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट देखो, ये देखो बिल्कुल क्लियर है, शार्प है, लेकिन ये नियर ऑब्जेक्ट जो है ये ब्लरी है. तो फार साइटेडनेस कहते हैं इसको इसीलिए कि फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली नजर आते हैं, जो नियर ऑब्जेक्ट्स हैं दे आर ब्लर्ड. ओके, हाइपरोपिया में इज यूजली ड्यू टू टू रीजंस. एक तो आई बॉल दैट इज टू शॉर्ट. अब आई बॉल अगर बहुत ज़्यादा शॉर्ट है तो इमेज आगे बनेगी बिहाइंड द रेटिना. और लेंस सिस्टम दैट इज टू वीक. अब लेंस सिस्टम अगर वीक हो गया है तो अगेन द इमेज इज नॉट बीइंग फॉर्म्ड ऑन द रेटिना. अगर इसको हम करेक्ट कर दें, और इसमें देखो करेक्शन लेंस कौन सा हमने यूज किया, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि इमेज जाके बन रही है पीछे तो हमें इसको कन्वर्ज करना पड़ेगा. जब हम इसको कन्वर्ज करेंगे तो ये जो पीछे जाके इमेज बन रही थी यहाँ पे ये जाके ये बन रही है. तो अब इसमें और आफ्टर यहाँ हम ग्लास यूज कर रहे हैं तो इसमें और इमेट्रिक आई में अब कोई फर्क नहीं है. सो दैट दिस पर्सन कैन सी क्लियरली near and distant objects. So hyperopia is corrected by using the converging lens. ये देखो अब hyperopia में क्या था जी, distant vision is clear, nearer vision is blurred. वही जो मैंने बताया, prolonged convergence of the visual axis associated with the accommodation may lead eventually to squint. तो जिन लोगों को कोई
प्रॉब्लम है देखने में तो वो भाई स्क्विंट होने से पहले ना ग्लासेस लगा लो, ऐसा मेरा मशवरा है आपको, इतने अच्छे अच्छे ग्लासेस आते हैं। ओके, करेक्ट कैसे कर देंगे हाइपरोपिया को? अब इसमें हमने कौन से कन्वर्जिंग लेंस यूज करने, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द लेंस, कितनी दूर जाके इमेज बन रही है उसको हमें मैच करना है उस लेंस की पावर के साथ, ताकि इमेज जो है सीधी आके रेटिना के ऊपर गिरे। Using glasses with convex lenses aid the refractive power of the eye in shortening the focal distance. अच्छा, astigmatism क्या होता है? इसमें क्या होता है जी, is the refractive error of the eye is one of the refractive error of the eye. इसमें ये देखो आप, यहाँ पर जो ये लाइट रेज पास हो रही हैं ये स्कैटर हो रही हैं, एक जगह जाके नहीं गिर रही हैं, ये डिफरेंट जगहों पे जाके गिर रही हैं। रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, अगर कॉर्निया का कर्वेचर ज़्यादा हो गया है तो फिर जो लाइट हो रही है वो एक पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं हो रही। लाइट रेज एंटरिंग द आई आर फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द रेटिना। ये देखो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो एक क्लियर शार्प इमेज हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, ये इसमें दोनों ही, ये भी ब्लड हो गई है, ये भी ब्लड हो गई है, डिस्टेंस विजन भी, क्लोज विजन भी। देखो मायोपिया में क्या था, मायोपिया में आपकी नियर विजन वाज क्लियर और फार विजन जो थी वो ब्लड थी। हाइपरोपिया वाज अदर वे अराउंड। एस्टिग्मेटिज्म में दोनों ही, नियर विजन भी और फार विजन, दोनों की दोनों जो है इसमें ब्लड हो जाती है, बिकॉज एक पॉइंट पे नहीं बन रही। और करेक्शन क्या होती है एस्टिग्मेटिज्म, ये सिलिंड्रिकल एक्सिस जो होते हैं ना इसके कॉर्निया की, ये इसमें डिस्टर्बेंस होती है, तो इसके लिए हम सिलिंड्रिकल लेंसेज यूज करते हैं। इज करेक्टेड विद द सिलिंड्रिकल लेंसेज, इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट दे वो बस उसकी मैचिंग करनी होती है, कितना सिलेंडर कितना एक्सेस। ठीक है, अब ये देखो ये लेंस टिपिकल है, देखो सिलिंड्रिकल लेंसेज जो है ना, फिर इसके ये करके और एंड रिजल्ट इज sharp clear image right on the retina so that one can see clearly. Keratoconus, keratoconus में ये देखो, ये इस पेशेंट का ये देखो कि प्यूपिल जो है इस पे एक प्रोमिनेंट सा बल्ज है एक साइड के ऊपर। ठीक है, यानी कॉर्निया जो है ना इसकी शेप ऑड हो, ये यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा जी, सीवियर रिफ्रैक्टिव प्रॉब्लम होंगी। और अगर आप कोई भी ग्लास लगाओगे इसको करेक्ट करने के लिए थोड़ा दूर से, तो चूंकि यही यहाँ से प्रॉब्लम यहाँ से आ रही है कॉर्निया से, विच कॉर्निया इज नॉट यूनिफॉर्म एंड स्मूथ। ये देखो इसमें एक तरफ इसके बल्ज है थोड़ा सा, और ये नो, तो अब इसका क्या हल है? इसका हल ये है कि इस कॉर्निया के ऊपर कोई चीज चिपका दी जाए ताकि वहां से क्लियरली देखा जा सके। और वो चीज़ होती है वो कॉन्टैक्ट लेंस होती है। आजकल बहुत से लोग फैशन में भी कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, कलर्ड किस्म के, डिफरेंट किस्म के, बट वी हैव द ऑप्शन टू करेक्ट द केराटोकॉनस। तो अब हमने जो चीज़ें की हैं वो क्या की हैं, एयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन में मायोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म एंड केराटोकॉनस। आखिर में छोटा सा 1 मिनट का कैटरैक्ट्स, आई लव टू टॉक अबाउट कैटरैक्ट। जिस आई ओपीडी में चले जाओ कैटरैक्ट भरा पड़ा हुआ होता है। is a very common eye abnormality, occurs mainly in older people, लेकिन थोड़ा जल्दी भी आने लगा, especially associated with some chronic metabolic disorders. A cataract is cloudy or opaque areas in the lens. Opacification of lens, बस ये है cataract. Cataract अगर आपसे पूछे क्या है, तो cataract is opacification of the lens. Otherwise lens is crystalline, is crystal clear. लेकिन जब इसकी ओपेसिफिकेशन हो जाती है, हेजी हो जाता है, तो फिर आप कैसे देखोगे? होती कैसे है? इसके पीछे फिजियोलॉजी ये है कैटरेक्ट फॉर्मेशन के, इन द अर्ली स्टेज ऑफ कैटरेक्ट फॉर्मेशन प्रोटीन इन सम ऑफ द लेंस फाइबर्स बिकम डीनेचर्ड। अब जब प्रोटीन डीनेचर्ड होंगी तो लेटर ऑन these denatured proteins coagulate to form opaque areas in place of the normal transparent protein fibers. तो ये